जैसा हम जानते हैं कि विश्व भर में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और वस्तुओं का उपयोग करता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो अथवा निर्माण करके उनको प्रोडक्ट के नाते उत्पाद जो बनते हैं उन उत्पाद का भी उपयोग करता है। और उस नाते से निरंतर वर्षों पहले अनुभव किया गया कि उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, उस नाते से जो वेस्ट है, उस वेस्ट का या जो चीज़ें अपनी आयु को पूरा कर लेती हैं उसका वेस्ट, ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और इस बढ़ते हुए ऐसे वेस्ट मटेरियल के कारण से गंदगी और पोल्यूशन ये दोनों ही निर्माण होते हैं और ये कहीं ना कहीं अगेन मनुष्य के लिए ही हानिकारक होते हैं। तो हम अपनी चीज़ों का उपयोग करने के बाद अगर तुरंत निवारण नहीं करेंगे उस समस्या का, तो ये अपने आप में स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। उसी में से दुनिया के लोग जब जागरूक हुए, उन्होंने इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया और उसी में से ये जो रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी UN के माध्यम से इसका फॉर्म गठन किया गया और इसकी जो पहला फॉर्म की मीटिंग है वो टोक्यो में 2009 में हुई थी। उसी क्रम में बढ़ते हुए अब अपने यहाँ भारत में जयपुर के अंदर 12वीं रीजनल जो 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी का जो फॉरम, इसकी मीटिंग ये हो रही है 3, 4, 5 मार्च और अभी 2025 3 दिन की ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर जैसा बताया है, इसमें हमारे इस क्षेत्र के रीजनल क्षेत्र जो इसके UN के मेंबर्स इस नाते से हैं, 25 कंट्रीज़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 500 के आसपास डेलीगेट्स फॉरेन के भी होंगे, अपने देश के भी होंगे, वो उसके अंदर शामिल होंगे। 3 दिन तक वो अपना विचार करने वाले हैं। इसका आयोजन विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और साथ में ही यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट और जापान सरकार सब मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से, उनकी भागीदारी से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक मॉडल है। संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग हुआ उसके कारण से, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट, उसका रिडक्शन और उसको रिसाइकल करना, अर्थात रिड्यूस करना, रिसाइकल करना और रीयूज करना। दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज 3R, ताकि हम उसको एक इकोनॉमी के रूप में फिर से उपयोग कर सकें। तो उस आधार पर इस इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, उस सारे इस सर्कुलर इकोनॉमी की यूज़ करने वाली जो सोसाइटी है, उसके लिए रास्ते, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए रिसर्च, इन सब विषयों पर विचार करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जहाँ जहाँ हो रही हैं उनका उपयोग एक दूसरे देश की जानकारी में आएगा, तो उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक 3R और सर्कुलर इकोनॉमी पर डिक्लेरेशन, जिसको जयपुर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, 2025 से 2034 जो 10 वर्ष के लिए और ये डिक्लेरेशन होगी, इसको भी वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। हमें गर्व है कि भारतवर्ष में, जयपुर में ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। हमको एक और गर्व भी है कि अभी तक 11 पहले जो सेमिनार हुए हैं, जो समिट की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भी इंदौर में पहले एक हो चुकी है और आज 12वीं जो है भारतवर्ष में हो रही है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहां 2 बैठकें लगातार इस प्रकार से हो रही हैं और इसके लिए हम सब आयोजकों का भी धन्यवाद करते हैं। इस संबंध में हम जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही इस सर्कुलर इकोनॉमी के वो समर्थक रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में विभिन्न अवसरों पर 3R का जो जिक्र किया है उसके पर जोर दिया है। सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी भी इसमें होगी, क्योंकि बड़ा काम है। कुछ उद्योगपति मात्र इसको करना संभव नहीं हो पाएगा, यानी हर घर से लेकर के और बड़े बड़े जो हमारे उद्योग हैं उन सब में ये वेस्ट और वेस्ट के बाद पोल्यूशन होता है, तो इसमें सभी को भागीदारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको इस मूवमेंट में जुड़ना चाहिए और ये क्लाइमेट रिसिलिएंट बन सके, इस नाते से प्रधानमंत्री जी का एक ये दृष्टिकोण हमारे सामने सबके है। इसी विजन के साथ COP26 जो 2021 में हुआ, उसमें पंच अमृत लक्ष्य जो लॉन्च किया गया,
2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी सामने रखा गया। हरित ऊर्जा क्षमता यानी ग्रीन एनर्जी 2030 तक 500 गीगावाट हम पहुंचे, ये टारगेट भी उसी के अंदर हमने तय किया, जो भारत की प्रतिबद्धता है पेरिस एग्रीमेंट में, जो एनडीसीज का जो कमिटमेंट सब देशों ने दिया, वो हमारी अपनी कमिटमेंट है। ये अपने आप में कोई बाध्य नहीं है, ये अपने आप में स्वयं स्वीकृत अपने आप करने का एक विषय है, ताकि जो जो कमिटमेंट्स दुनिया भर के देशों ने किया है वो अपने आप उसको लागू करें। हमने इसी में स्वच्छ भारत मिशन, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट से एक बड़ा अभियान लिया, और उस अभियान के अंतर्गत देश भर के अंदर सबसे पहला जो शौचालयों का निर्माण ये किया गया, 10 करोड़ के लगभग देश भर में और शौचालय बनाए गए, ताकि इसके नाते से भी इस पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल में रख सके। शहरी विकास और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां ये हमने अपनाई हैं। सॉलिड लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट, इस दिशा में हमारे शहरी मिशनों का जो संचालन विभाग कर रहा है। इन अभ्यासों को अपनाकर शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में मजबूती मिली है, जिनका आधार स्वच्छ सर्वेक्षण से निरंतर असेसमेंट करके, और हम ध्यान करते हैं कि लगातार हम उन सारे प्रकल्पों में असेसमेंट के बाद कितना आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हमारी इस पर नजर रहती है। 10 वर्ष पूरे जब होंगे तो अगला दशक, अभी जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं एसबीएम के, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसको अपनाया गया था, 10 वर्ष पूरे हुए 2024 में। अभी 2025 से हमारा ध्यान बायो सीएनजी, प्लास्टिक वेस्ट, आरडीएफ और लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स, इसके रेमिडिएशन के ऊपर केंद्रित रहेगा, क्योंकि इससे भी हमारा सामाजिक और व्यवहारिक जीवन, इसके अंदर एक परिवर्तन लाने का हमारी कटिबद्धता, इसको हम पूरा कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटेजी के, उसमें 11 की सेक्टर्स को और एक प्रकार से इसमें तय किया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, तो इस प्रकार के ये 11 सेक्टर्स को अडॉप्ट किया गया है। अमृत 2 वाटर मैनेजमेंट, सिटी वाटर वेस्टेज जो प्लान है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान, इसके ऊपर काम करते हुए वाटर को भी ट्रीट करके उसको दैनंदिन उपयोग के अंदर हम कैसे ला सकते हैं, पार्क्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्वच्छता में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के पानी का भी एक बड़ा संकट, डेली यूज़ की हमारी ये चीज़ है, और हमेशा जितना दबाव आबादी का है उतना ही, या उद्योग का भी दबाव है उतना ही, पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। तो जो पानी एक प्रकार से हम यूज़ कर लेते हैं, दोबारा उसको रीयूज़ करना, रिसाइकल करना और रीयूज़ करना, ये भी उसका एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये जो फोरम है, इसका एक महत्व हमको इस नाते से ध्यान में आता है कि इसके अंदर जो नीतियाँ बने, जो इसमें दिशा निर्देश ये जारी किए जाए, भारत को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पर्यावरण से जुड़ी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं उसको बल देने के लिए ये सब काम इस फोरम का हमको उपयोग होगा। और जैसा मैंने बताया कि 2018 में भी हमने काफ़ी चीज़ें उसमें से अडॉप्ट की थी, और 2025 में भी उसका हमको ये लाभ होगा। मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए जाएंगे, उसमें 25 देश और 500 प्रतिभागियों की बात मैंने बताई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें शहरों की यानी भागीदारी, 75 शहर, यानी देश तो ही हैं, 75 शहर जो हैं वो इस फोरम का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं वे सभी शहर भी अपनी स्वीकृति प्रदान करें, ताकि उसमें जितने ज़्यादा आ पाएंगे उतना ही इसका लाभ होगा। हम उनका स्वागत करेंगे। इंडिया पेविलियन, इसकी बात बताई है हमारे सेक्रेटरी साहब ने। मंत्री और राजदूतों की जो राउंड टेबल चर्चाएं होंगी, उसमें नीति का संवाद, और इसी साथ महापौर जो आएंगे उनकी भी अपनी जो मीटिंग्स होंगी, उसके नाते से वक्ता विभिन्न सत्रों में, 3 दिन चलने वाले सत्रों में संबोधन करेंगे। 120 वक्ता ये चर्चा करेंगे, और भारत की 100 से अधिक हमारी जो सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं हैं, क्योंकि भारत देश के ऐतिहासिक एक महत्व है कि हम इन व्यवस्थाओं में आज जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा तो हर परिवार, हर गांव
वो भी इन व्यवस्थाओं से प्राचीन काल में जुड़ा रहा है। ऐसी जो परंपराएं हैं उनका भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाते से वहाँ चर्चा होगी और जो अडॉप्टेबल होंगे वो सब अडॉप्ट करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये भी इसमें भाग लेंगे, अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। वेस्ट टू वेल्थ इस नाते से जो हमने नए नए आयाम खड़े किए हैं, वेस्ट टू वेल्थ कहें, कचरे से कंचन कहें, ये सारे विषय भी वहाँ पर प्रश्न किए जाएंगे कि वेस्ट में से कैसे हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। मानो उदाहरण ज़्यादा ना हो, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर आपने कभी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखा हो तो नेकीराम सैनी उन्होंने वेस्ट मटेरियल से किस प्रकार की आकृतियाँ बनाई, एक गार्डन बन गया और टूरिज्म का एक सेंटर, नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर बना हुआ है रॉक गार्डन। तो वेस्ट से क्या कुछ हो सकता है, ये उसका एक उदाहरण मात्र भी आपको बताया है। मित्रों, हम इस मेज़बानी करते हुए जैसा मैंने बताया कि अपने देश को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और दुनिया सारी कुल मिलाकर के इन विषयों पर एक दूसरे की तरफ देख रही है। दुनिया एक जिसको ना ग्लोब इज ए विलेज नाउ। G20 में हमने देखा कि दुनिया के सभी जो ऐसे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे बैठ के चर्चा करते हैं। उसी का एक फॉर्म ये है कि दुनिया के सब देश बैठ कर चर्चा करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी धारणा है, ये इससे मजबूत होगी। और इसमें G20 में भी इन बातों पर जोर दिया गया था, इसमें भी उन बातों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सफल आयोजन निश्चित रूप से इसका प्रतिफल निकलेगा और सब दुनिया को, समाज को, देश को पता लगेगा। बहुत सफलता के लिए मैं पुनः जो विभाग, जो जापान जैसे देश और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN के जो हमारे प्रतिनिधि या UN के जो हमारी संस्थाएं वो उसमें सहयोग कर रही हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मंत्री महोदय, विस्तार से प्रकाश डालने के लिए और बताने के लिए। अब मैं मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें और एक एक करके, और जिसका उत्तर मंत्री जी देंगे। तो सबसे पहले 39 नंबर, हाँ ले लीजिए, माइक लीजिए। मैं सुरेंद्र पंडित हूँ सर, पंजाब केसरी अखबार से। सर अभी जैसे इसमें 25 कंट्री आने की बात की है, तो जैसे और जो कंट्रीज आएंगी क्या उनके साथ किसी तरीके का इंडिया या भारत MOU साइन वगैरह करेगा रिसाइकलिंग वगैरह के लिए? और जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स आएंगे क्या वो जयपुर में ऐसा कोई स्पॉट है यहाँ जहाँ वो विजिट करेंगे? देखिए, जब आपस में विचार विमर्श 3 दिन तक होगा तो अपने आप में MOUs का इतना बड़ा विषय नहीं है जितना एक अंडरस्टैंडिंग का विषय है कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आगे करेंगे। क्योंकि ये कोई ट्रेड इस प्रकार का कोई सेमिनार नहीं है ट्रेडिंग का कि हम किसी का ट्रेड करने वाले हैं, कुछ और करने वाले हैं। अपने अपने देश में इस पर कैसे काम किया जाए और उस अच्छे रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, तो एक प्रकार का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को उसका बेनिफिट हो। मुख्य रूप से तो यही विषय उसमें ज़्यादा है। फिर भी अगर इकोनॉमिक फॉर्म के आधार पर अगर कोई विषय वहाँ आता है और कोई MOU करना भी चाहता तो कोई मनाही ही नहीं है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से MOU कोई एक प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप, ऐसा कोई ट्रेड इस प्रकार के फॉर्म पर नहीं होने वाला। जहाँ तक बाकी देश जो लोग आएंगे उनके लिए जयपुर हम जानते हैं ऐतिहासिक जगह है, तो उस ऐतिहासिक जगह पर तो उनका भ्रमण निश्चित रूप से होगा ही। और हमने शायद बीच में 2nd डे को 4 तारीख को उनको कुछ स्थानों को पर जाने के लिए, दिखाने के लिए उनको एक योजना बनाई भी है वहाँ कि वहाँ पर वो भ्रमण कर सकेंगे। और हमारे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ शहर में जो बनी हुई हैं उनको हम उनको शोकेस करेंगे। बताया जयपुर डेकोरेशन हमारा ये जो होगा उसका नाम जयपुर डेकोरेशन होगा। 222 हेलो सर, मैं रंजीत झा, समाचार जगत राजस्थान से हूँ। ये प्रोग्राम में उद्घाटन या समापन की जो मीटिंग होगी कोई प्रधानमंत्री जी से करवाए जाने की कुछ योजना है आपके पास? अच्छा कि 2018 में प्रधानमंत्री जी उसमें गए थे, इस बार भी प्रधानमंत्री जी का संदेश उसमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनसे उनके कार्यक्रम की व्यस्तता देखते हुए
और अपना संदेश प्रधानमंत्री जी देंगे। और प्रधानमंत्री जी की नज़रें सब इन चीज़ों पर हैं। किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन प्रधानमंत्री जी की होगी तो हम वहाँ जाकर के बताएंगे। 226। नमस्कार जी, मैं अनिल हांडा हूँ, लोकतंत्र की शान से। 3R जो है वो फिजिकल मैटर्स में हम देख रहे हैं कि उसकी एप्लीकेशन होती है। तो जो डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स अपने आप में काफ़ी पोल्यूशन करते हैं। तो ये आपके एजेंडा पे हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार का पोल्यूशन और जिस प्रकार का वेस्ट निकलता है, अगर वो यूजेबल है, रिसाइकलेबल है, तब तो रिसाइकल होने की बात है। अगर कोई ऐसा रिसाइकलेबल है ही नहीं तो उसके रिसाइकलेशन का विषय नहीं है। ये तो मटेरियल फॉर्म में जो चीज़ होती हैं, वेस्ट है, मानो पानी है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रिसाइकलेबल विषय नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, उसके लिए अलग से प्रावधान है। तो इसमें 3R विषय तो उन्हीं में है जो वेस्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में कोई मटेरियल की चीज़ बचती है। हमारी गाड़ियां हैं, 10 साल बाद वेस्ट हो जानी, तो उसको रिसाइकिल करने का प्रबंध होता है। हमारा मटेरियल वेस्ट फिजिकल रूप में जो होता है उसी का होता है। डेटा सेंटर्स पानी काफ़ी कंज्यूम करती हैं। डेटा सेंटर्स डेटा पानी कंज्यूम करती हैं। पानी को जो डेटा सेंटर पानी छोड़ेगा उसका कोई मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई वेस्टेज होगा। वो पानी का इवेपोरेशन तो होगा, उस पानी का कंजम्पशन होगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट के नाते पानी वेस्ट के रूप में नहीं निकलेगा। 26 दिस साइड। चलिए आपको मिलेंगे। चलिए एक एक करके बारी बारी से अच्छा होता है। पहले इधर फिर उधर फिर सर उधर। नमस्कार, आएंगे। मैं निशांत राघव हूँ, नवोदय टाइम से। मेरा सवाल ये है कि आपने बात की अमृत 2 में पानी वाटर मैनेजमेंट की, तो बहुत समय से वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके ड्यूल टैप और इन सब के जरिए रीयूज करने की प्लानिंग चल रही है। तो उस पर आगे क्या काम हुआ अब तक? कहीं कुछ ऐसे नई चीज़ निकल के आ पाई? और दूसरा, ये जो 3R है, क्या इसमें ई वेस्ट को लेकर भी कुछ बातचीत होने की संभावना है? जहाँ तक पानी का विषय है, देखिए पानी सबसे पहले तो उसको रिसाइकिल करना ही ज़रूरी है। रिसाइकिल करने के बाद उसका रीयूज़, ये एक पब्लिक की, लोगों की जो हैबिट्स हैं वो अभी वैसी नहीं है कि एज इट उसको हर सीमा तक यूज़ कर सकें। सफाई के लिए यूज़ करेंगे या मानो पार्क्स में इरिगेशन के लिए, गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि उसको कोई पीने के लायक बनाने का हमारा कोई इस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल विषय बन गया है। कुछ देश इसमें बहुत प्रगति कर चुके हैं। मुझे मालूम है कि सिंगापुर में एक वाटर पार्क है, शायद नाम अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो, वहाँ पर रिसाइकल्ड वाटर को हमने देखा। न्यू वाटर हाँ, तो वो पानी पीने लायक भी है, लेकिन हर जगह इसका लेवल, पानी की रिसाइकलिंग इस लेवल तक नहीं पहुंचा है अभी। अपने मुझे देश भर का पता नहीं है, हरियाणा में लगभग 20% पानी का रिसाइकल्ड वाटर का रीयूज हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो चूंकि ये पानी रिसाइकल्ड है तो आम लोगों के स्वभाव में लगता है कि पता नहीं इसमें बदबू हो सकती है, पता नहीं इसमें कोई और मटेरियल हो सकता है, फैक्ट्री का वेस्ट है, उसके अंदर कोई अमोनिया हो सकता है कुछ। तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के भ्रम जो होते हैं उनको धीरे धीरे लोगों में उसको ठीक करेंगे तो इसकी मात्रा और यूज की बढ़ेगी। ई वेस्ट का सर्टनली जो माननीय मंत्री जी जो जिक्र किए 11 जो की सेक्टर्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स माइटी जो है उसको लीड कर रही है। Recycling of batteries and other things are also part of the 11 sectors identified. 165। मंत्री जी नमस्कार। अपना परिचय दें। मैं प्रदीप कुमार, मैं हंस इंडिया से हूँ। ओनली द थिंग इज ए फोरम जो है, इकोनॉमिक फोरम जो है, इसमें इंडिया से कितने लोग हैं? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कार्बन न्यूट्रलिटी कि इट विल बी द 100% और लेस? जहाँ तक इंडिया के लोगों की बात है, वो हर एक बड़े शहर से
वहाँ लोगों को बुलाया गया है। हर एक प्रदेश की जो टीम है उसमें से भी जो लोग इस बात से जुड़े हुए हैं, अब एकदम एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं है कि संख्या तो बड़ी है, लेकिन वहाँ जो फॉर्म को हमने 500 तक सीमित किया है, बाकी लोगों को पूरे समय में उनको ऑनलाइन जोड़ने की व्यवस्था भी की है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें जितने भी लोग जुड़ना चाहेंगे उन सबको देश भर में जोड़ा जाएगा, ताकि 3 दिन की डेलिब्रेशन वो जो है वहाँ से अपना कर सकती हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी ऑफ द फोरम नहीं, कार्बन न्यूट्रलिटी कोई फोरम में विषय मैंने बताया। अभी तो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट में जो कार्बन जीरो कार्बन करने का टारगेट है 2070 है, और अभी हम उसमें 45% एज कंपेयर टू 2005 हम पहुंच गए हैं। तो 45% हम पहुंचे हैं, और ये विषय वहाँ का उतना नहीं है। वहाँ तो जो वेस्ट है उसको रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, यही विषय उसमें ज़्यादा है। और सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वेस्ट में से भी हम कैसे अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं, उस सीमा में ही ये विषय है। कार्बन रिडक्शन का फॉर्म अभी ये वो नहीं है। 49. Hello, my name is Naresh. I am from Sagar Media. Now my question goes on. सर, आपने ये बोला कि हम सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको ठीक करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो पोल्यूशन हम रोज़ देखते हैं, जो दिसंबर और जनवरी में इन्फ्लेट होता है, तो इसके बारे में कोई, बिकॉज यू have the union minister for urban development, तो इसके लिए हमारे जो देश है वो नई टेक्निक्स जो भी हैं वो क्यों नहीं प्रोवाइड होती हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इससे बहुत बीमारी बहुत बढ़ती है। और दूसरी बात ये है, जो आप ये वाटर की रिसाइकलिंग की बात करते हैं, इसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर भी अब देखा गया है कि जोर बहुत कम हो गया है। पिछले सालों में ये काफ़ी जोरों पे था, जिससे जो वाटर टेबल है दिल्ली का ये करीब 150-200 फीट तक चला गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, जहाँ तक पॉल्यूशन बढ़ने का विषय है, उस पॉल्यूशन को कम तभी रखा जा सकता है जब हम अपनी जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है पॉल्यूशन, उस रिक्वायरमेंट को कम करें, उसका उपयोग उन चीज़ों का कम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब जैसे हमने कम करने के लिए दिल्ली जैसे प्रदेश में मेट्रो शुरू हुई 2005 में, आज लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर और मेट्रो का संचालन हुआ है। आप कल्पना करिए कि अगर मेट्रो नहीं होती और यहाँ वाहन अगर उसी प्रकार से जैसे बढ़ते रहते, क्योंकि आई नो द सीन ऑफ नॉट लेटर देन 1970, 1970 में मैं दिल्ली देखी, और उस समय इतने वाहन हो जाते थे, उस समय निकलना मुश्किल होता था। और आज अगर मेट्रो नहीं होती तो क्या स्थिति होती? तो इसको रिड्यूस करने के लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान हुआ। ऐसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, अब ये लगातार प्रगति कंस्ट्रक्शन वर्क में होती है, तो उसको उस समय रोका तो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क को थ्रू आउट नहीं रोक सकते। अगर थ्रू आउट रोकेंगे तो कल को फिर इन मकानों की जरूरत पड़ती है, जो बाकी जो जरूरत पड़ती है वो कहाँ से लाएंगे हम? इसी प्रकार हमारे व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में यानी जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, ई बसेस बढ़ती जा रही हैं, ई रिक्शाज बढ़ रहे हैं, ताकि हम डीजल की पेट्रोल की खपत कम कर सकें। वो कम करके भी सारा विषय फिर भी इस लेवल पर आता ही है। अब एकदम ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते, हमें कुछ समय दे करके इन चीज़ों को रिफॉर्म करना पड़ता है और उसको परिवर्तन करना पड़ता है, और वो बहुत कम हो रहा है। आगे चल करके और जो पोल्यूशन जो एनिमेटिंग जो होता है निकलता है, उसके कौन कौन से कामों को हम कम कर सकते हैं। जहाँ तक पराली का विषय है, बहुत ये दिल्ली में शोर मचता है कि पंजाब हरियाणा की पराली, ठीक है, उस पराली का भी एक 10-15% इफेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम सरकारें कर रही हैं, प्रदेश की सरकारें, कि किसान पराली को ना जलाए। उस पराली को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसके पैलेट बनाते हैं, पैलेट बना करके उसको रीयूज़ करते हैं, उसको एथेनॉल बनाते हैं, काफ़ी कम हुआ है। ये चीज़ें साइड बाय साइड
लंबी लकीर को छोटी कैसे करना और अच्छी चीज़ों की छोटी लकीर को बड़ी कैसे करना, ये पैरेलल चलेगा, फिर भी इस पर काफ़ी कंट्रोल है। 51 दैट साइड मैम। हेलो सर, भावना हूँ देश प्राण से। मेरा सवाल था कि अब तो दिल्ली में सरकार भी अपनी हो गई है, तो जो ये वेस्ट है दिल्ली एनसीआर पे, बॉर्डर पे, अपनी मतलब पत्रकारों की हो गई है भाई। अब आप अपनी, अगर मैंने गलत बोल दिया तो फिर ठीक है, मैं वापस ले लेती हूँ। अच्छा है, आप मेरे साथ मिल गए। मैं आपके साथ नहीं मिली, मैंने आपकी तरफ से खुद को बोल दिया, लेकिन मैं वापस ले लेती हूँ अगर गलत है तो। इट्स अ लाइट वेन। ओके, तो जो एनसीआर पर हम कचरे का पूरा हब देखते हैं, इसका क्या कोई सॉल्यूशन अभी तक निकल पाया है या उसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है? अगर हुआ है तो क्या है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, चूंकि ये वेस्ट मटेरियल को, डंप साइट्स को हटाना, स्वच्छता अपने आप में, वैसे तो ये प्रदेशों का ही काम है, इट इज़ द स्टेट्स जॉब। अब देश भर में हम समय समय पर अभियान लेते हैं। हमने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक सेवा का, यानी स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता हमारा स्वभाव बने, संस्कार बने, इस प्रकार का एक पखवाड़ा ये बनाया था। और उसमें ये चिन्हित करने के लिए सब प्रदेशों को कहा था कि आप अपने जो क्लीनलीनेस इस प्रकार के टारगेट पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित करें और उसको एनलिस्ट करें CTOs करके। ऐसा लगभग 7.5 लाख छोटे बड़े जो डंप साइट्स हैं, छोटे कहें वो तो तुरंत साफ हुए। लगभग 1 लाख डंप साइट सारे देश भर में जो मध्यम दर्जे के और बड़े दर्जे के अभी भी पेंडिंग हैं, उनके लिए हमने कहा है कि इनका सबका टाइमलाइन बना करके उनको ठीक करें, साफ करें। कुछ जगह की टाइमलाइन बन गई हैं, जो कोऑपरेटिव नेचर की ऐसी स्टेट्स हैं, उन्होंने सबने उसका टाइम टेबल बनाया है। दिल्ली वाज नॉट ऑफ सच कैटेगरी स्टेट, लेकिन अब वो उस कैटेगरी में आ गई है, इसलिए हम उसको जल्दी प्लान बना के पूरा करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 26। सर, मेरा नाम दीपक दास है, इधर सामने हूँ सर। ये सवाल सर ये था, अभी कुंभ में बहुत बड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए। सर, मैं दीपक दास हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, अभी कुंभ में बहुत लोग आ रहे हैं और हमने देखा भी है कि मिनिस्ट्री बहुत सारी स्टडीज करा रही है बाकी कंट्री के साथ, और ठीक उसके बाद जो है ये जयपुर में बड़ा इवेंट हो रहा है। क्या कुछ वहाँ से जो कैसे बेस्ट प्रैक्टिस हुआ, कैसे सक्सेसफुली हुआ अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी शोकेस करने का कोई इरादा है क्या सर? निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा इवेंट है, मैं समझता हूँ दुनिया का आज तक का कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ कि एक स्थान के ऊपर 4000 हेक्टेयर में एक नया शहर बस जाए और लगातार 13 जनवरी से शायद शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक सवा महीना, 1.5 महीना ये लगातार इवेंट चले, और इतने सब लोगों का जो वेस्ट है, जो क्रिएटेड वेस्ट है, नेचुरल जो उनकी फिनोमिनन है वो तो होना ही होना है, उसको प्रबंध करने के लिए हमने लगभग 15,000 लोग ये तो बाहर से वहाँ भेज करके, और लगभग 10,000 लोग वहाँ के लोकल, ऐसे 25,000 लोग लगातार ये काम करते रहे और इस सारे का जो प्रबंधन किया। मैं तो स्वयं एक बार वहाँ जा करके देख के आया हूँ। देखने के बाद ध्यान में आया कि स्वच्छता के मामले में लोग प्रशंसा कर रहे हैं, खूब बहुत अच्छा एक इवेंट स्वच्छता के नाते से उभर करके आया है। हम निश्चित रूप से वहाँ उसको दिखाएंगे और कैसे इस बड़े इवेंट को भी मैनेज किया जा सकता है, ये दुनिया के सामने हम रखेंगे, निश्चित रखेंगे।